25 मई 2024 को हरियाणा के रोहतक में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। इसी दौरान वहीं पर एक सब इंस्पेक्टर होता है। जो सब इंस्पेक्टर होता है उसको कुछ लोग जो होते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, वो उसको पीट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पीट रहे होते हैं। वहाँ पे तकरीबन लोगों की भीड़ लगी हुई थी, 20 से 25 लोग होते हैं। उस दरोगा को लात से, जूते से पीट रहे होते हैं। और जब वहाँ पर जो पुलिस की टीम बाकी होती है, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद से उसको छुड़ाया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर बात क्या है, आखिर तुम लोग इतना इसको क्यों पीट रहे हो। जैसे ही लोगों से पूछा जाता है तो ग्रामीण इतने गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि इस दरोगा ने हमारी गांव की लड़की से नंबर मांगा है और वो उस लड़की को छेड़ रहा था, उससे नंबर दे रहा था, उसको छेड़ रहा था, उसको उसका हाथ पकड़ रहा था। अब जैसे ही पुलिस की बाकी टीम वहाँ पे सुनती है इस बात को तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो फिलहाल जो लड़की है, लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की भी यही बात बताती है कि ये मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नंबर दे रहा था, जब मैं मना कर रही थी तो मेरा हाथ पकड़ लिया था। लेकिन फिलहाल उस लड़की को उस गांव में ही छोड़ दिया गया है। उस दरोगा को सस्पेंड भी नहीं किया गया है क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। बाकी जो जांच है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसको जो कार्रवाई होगी वो लीगल तरीके से की जाएगी। अगर वो लड़की सही होगी तो दरोगा के खिलाफ एफआईआर होगी और फिर दरोगा को निलंबित कर दिया जाएगा और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर लड़की गलत हुई, लड़की दरोगा को बदनाम करना चाहती है तो फिर लड़की के ऊपर सजा होगी। तो आखिर ऐसा ही एक मामला निकल करके सामने आता है और इसमें जो बदनाम करता है वो भी एक दरोगा होता है। और जबकि ये कहानी, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर नगर और इसी कानपुर नगर का एक थाना लगता है विथुर थाना। इसी विथुर थाना के अंतर्गत एक लड़की होती है जो प्राइवेट जॉब कर रही होती है। उस लड़की के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। जिस लड़की का नाम प्रीति होता है, जो प्रीति थी सरकारी जॉब के चक्कर में घूमते घूमते वो थक हार चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर से पिता का जो साया था वो उठ चुका था। लड़की के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी। उसकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था और घर में माँ थी। अब इन सभी लोगों की जिम्मेदारियों को उसी को संभालना था, उसी को निभाना था और इसीलिए वो प्राइवेट जॉब करती है। और प्राइवेट जॉब करने के दौरान एक दिन वो जब रात को सोई हुई होती है, तकरीबन ये 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले जब वो लड़की सोई हुई होती है तो अपना इंस्टा फेसबुक चेक कर रही होती है और उसी फेसबुक पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। एक लड़के ने टाइमलाइन में एक रिक्वेस्ट भेजा हुआ था। जब उस रिक्वेस्ट को वो देखती है तो रात का वक्त होता है, ये लड़की खाली थी तो फिर सोची कि आखिर ये कौन है जो मुझे टैग करके टाइमलाइन करके रिक्वेस्ट भेजा है। जैसे ही उस लड़की उस आईडी को खोलती है तो देखती है उसमें एक सुंदर सा हैंडसम सा लड़का होता है। उस लड़के को देख करके लड़की का कि जो लड़की के प्रति जो भाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। उस लड़के की तरफ लड़की लुभा जाती है और फिर उस लड़के से वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। बदले में इधर से भी उसको रिक्वेस्ट भेज देती है। तो फिर वो लड़का भी जो था वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन दोनों के बीच में वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है और इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है और बातचीत का ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। दरअसल जो लड़का होता है वो बताता है कि वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला है और उस लड़के का नाम सचिन होता है। अब जैसे ही लड़के के बारे में लड़की जानती है और लड़का जो है एक बात और बताता है, वो बताता है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है वो बेहद चौंक सी जाती है और बेहद अचरज में पड़ जाती है, क्योंकि ये बात उन दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी थी, बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी। तब ये बात बताता है। एक दिन वो बताता है, जो लड़की है एक दिन पूछ लेती है कि अगर आपकी पोस्टिंग है तो वो कहाँ पर है। तो जो लड़का है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही हमारी जो पोस्टिंग है यहीं पर है। अब जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है वो चौंक से जाती है और वो कहती है कि कानपुर में तो मेरा भी घर है, आखिर आप किस जगह पे हैं। तो जो लड़का है वो बताता है, यानी जो सचिन है वो बताता है कि एक हरवंश मोहन का थाना है, उसी थाने का एक क्षेत्र लगता है, एक इलाका लगता है जो लोकमल तिलियाना है। उसी तिलियाना में वो बतौर सब इंस्पेक्टर के वहीं पर इंचार्ज होता है। बातचीत का सिलसिला इन लोगों का इस कदर पड़ता है कि ये लोग अब आए दिन कभी रेस्टोरेंट में तो कभी अलग अलग जगहों पे मिलने लगते हैं।
यानी कि जो प्रीति है और सचिन है, इन दोनों की जो मुलाकात का सिलसिला है वो बढ़ता चला जाता है। और ऐसे ही एक दिन जो सचिन है उस लड़की को अपने कमरे पे इनवाइट करता है, कहते हैं कि कमरे पे आ जाओ, यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ करके बातचीत करेंगे। जो प्रीति होती है, अब ये लोग काफ़ी घुल मिल चुके थे, अब इसीलिए जो लड़की थी वो उसको आने में, उसके कमरे पर कोई भी ऐतराज़ नहीं होता है और उसके कमरे पे जाती है। यानी जो लोकमल तेलियाना के पास जो उसका कमरा था, उसी कमरे पे जब लड़की पहुंचती है तो फिर वहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और ये बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, तो फिर सीधा संबंध बनाने पर जाकर के ख़त्म होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जो दरोगा है उस लड़की के पास धीरे धीरे करीब आता है, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन वहाँ तक तो सीमित होता है। लेकिन जैसे ही लड़का अपने कपड़े निकालता है, लड़की के कपड़े निकालता है, यानी कि जो ऊपर की प्रक्रिया होती है वो सारी करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की के साथ फिजिकल होना चाहता है, जो लड़की है वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं ही ऐसा करूँगी तो सब गलत हो जाएगा, इसलिए मैं संबंध नहीं बना सकती, बाकी जो भी करना है हम लोग कर लेंगे लेकिन संबंध नहीं बनाएंगे। जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन उस लड़की को अपने भरोसे में लेता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी कुंवारा ही हूँ, मुझे तो तुमसे शादी करनी ही है, लेकिन थोड़ी सी अभी दिक्कतें हैं, अभी ये सारा माहौल इधर का गड़बड़ चल रहा है, अब मैं थोड़ा सा जैसे ही सेटल्ड हो जाऊंगा, मुझे ज़मीन लेनी है, ले करके घर बनवा करके फिर हम लोग शादी कर लेंगे, मेरे भी घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी माँ के, और फिर माँ को तो मैं मना लूँगा और कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, हम लोग आराम से शादी करके और साथ रहेंगे। लड़कियां जो है वो इतनी नरम दिल होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट दिल की होती हैं, कभी भी वो किसी की भी बातों में आ जाती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं। और ऐसा ही कुछ होता है प्रीति के साथ। प्रीति कब उसकी भावनाओं में आ जाती है और उसके बाद उसके साथ वो फिजिकल हो जाती है, और ये फिजिकल जैसे ही होती है और ये फिजिकल होने का सिलसिला बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे करके जो दरोगा है तकरीबन 1.5 साल तक उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, और जब भी उसका मन करता उस लड़की को कमरे में बुलाता, जब भी उसका मन करता उस लड़की के पास चला जाता, रेस्टोरेंट लेकर के जाता, होटल लेकर के जाता, घूमता रहता। लेकिन एक दिन जो प्रीति है उस लड़के को तकरीबन 1.5 साल के बाद एक लड़की के साथ उसको देख लेती है। अब जैसे ही उस लड़की के साथ उसको देखती है उसके कमरे पर, जैसे एक दिन होता ही कुछ यूँ है कि जो प्रीति है बिना बताए वो सचिन को फ़ोन करती है, एक बार पूछती है कि तुम हो कहाँ, तो वो कहता है कि मैं तो अभी रूम पर ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आप आराम करिए। लड़की जो होती है उस लड़के को सरप्राइज़ देना चाहती है, सचिन को, या जो दरोगा होता है उसको सरप्राइज़ देना चाहती है, इसीलिए जो लड़की है बिना बताए उसके कमरे पे पहुंचती है, और जैसे ही कमरे पे पहुंचती है दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक लड़की आकर के दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही लड़की दरवाज़ा खोलती है तो ये जो प्रीति है वो थोड़ी सी चौंक सी जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो जो लड़की अंदर रहती है वो कहती है कि मैं तो इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन तुम कौन हो। इस पर जो प्रीति होती है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पड़ जाती है कि लगता है वो गलत घर में, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ गई। अब ऐसे ही इतने में तब तक अंदर सचिन आवाज़ कर देता है कि कौन है बाहर गेट पर। तो जो प्रीति है वो आवाज़ को समझ जाती है और वो सीधा अंदर जाती है। अंदर जो था वो सचिन होता है और बिना कपड़ों के होता है, बिल्कुल केवल बस तौलिया लपेटे हुए होता है। और जैसे ही वो प्रीति को देखता है उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो जो प्रीति है वो पूछती है कि मैं तो आ ही गई, लेकिन ये बताओ कि ये लड़की कौन है। इस पर जो लड़का है यानी जो दरोगा है वो कहता है कि ये मेरी प्रेमिका है, और इतना कह करके उस लड़की को धक्के मार करके बाहर निकालता है। और यही नहीं बल्कि वो जो लड़की है वो भी उसको धक्के मारती है, मार करके बाहर निकालती है और कहती है कि तुम होती कौन हो, ऐसा सब पूछने वाली। तो प्रीति है वहाँ से रो रही होती है, वो कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे और फिर तुम आज मेरे साथ सब कुछ करने के बाद तुम इस लड़की के साथ संबंध बना रहे हो, इस लड़की के साथ सो रहे हो। जो दरोगा होता है वो अपनी वर्दी का रौब झाड़ता है, वो कहता है कि चली जाओ यहाँ से, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें गलत आरोप में लगा करके तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ और तुम मेरे पावर को नहीं जानती हो। अब जैसे ही लड़का की बात को लड़की सुनती है, दरोगा की बात को, वो डर से जाती है, सहम से जाती है और फिर वो कुछ बोलती नहीं है और वो सीधा जाती है उन जो नज़दीकी थाना होता है ये लोकमल तिलियाना, उसी थाने में जाती है और वहाँ के जो सीओ होते हैं उनसे शिकायत करती है। लेकिन ये जो मामला है दरोगा का होता है, इसीलिए मामला दब जाता है। जैसे मामला दब जाता है तो फिर जो लड़की है उसको लगता है कि अब यहाँ से न्याय हमको नहीं मिलने वाला। अब इसीलिए जो लड़की है वो ऊपर जाती है और वहाँ पे फरवरी 2024 की बात है,
जो लड़की है वो R.K. सोनकर होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, उनके पास जाती है और उनसे अपनी सारी बातें बताती है और सारी बातें बताती है और वहाँ पर रो रही होती है। जो पुलिस कमिश्नर होते हैं यानी कि R.K. सोनकर जी, वो इस लड़की की बात को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और वो जांच के आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। लेकिन अगले ही 2 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो चले जाते हैं। जैसे ही लड़की को इस बात की जानकारी लगती है तो उसको लगता है कि अब तो एक ही इंसान सुना था और वो भी चला गया। हालांकि जब R.K. सोनकर ने जब ये बात कही थी तो उस बात को दबा दिया गया और इस बात की कोई भी FIR नहीं की गई, कोई भी जांच नहीं की गई। लेकिन कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि FIR लिखी जाए, FIR लिखने के बाद से उस पर जाँच के आदेश किया जाए। लेकिन जब मामला दब जाता है तो फिर वहाँ पर एक नए कमिश्नर की नियुक्ति होती है जिनका नाम आदिल कुमार होता है। जैसे ही उनकी पोस्टिंग होती है, लड़की सोचती है कि पता नहीं ये कैसे कमिश्नर होंगे, क्या ये मेरी बात सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे। लेकिन जो लड़की है वो हिम्मत नहीं हारती है, बल्कि वो पहुंचती है पुलिस कमिश्नर के पास और अपनी बात रखती है और जो भी उसके साथ हुआ था सारी अपनी आप बीती बताती है कि कब से उसकी सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती होती है। और फिर इधर जो लड़का है उसके साथ 1.5 साल से शादी का झांसा दे करके उसके साथ रेप कर रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब अब शादी की बात आती है तो फिर वो दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में आ गया है और मुझे अब धक्के दे करके बाहर भगा दिया और कहता है कि तुम जानती नहीं मेरी पावर को। जब ये सारी बातें लड़की कमिश्नर साहब को बताती है, कमिश्नर साहब बड़ी ही ध्यान से इसकी बात सुनते हैं और बड़ी ही गंभीरता से इस बात को लेते हैं और वो उसी जो हरवंश मोहन जो थाना है उस थाने पे SO को ये आदेश देते हैं, कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और उस दरोगा के खिलाफ FIR लिखी जाए। लेकिन मामला FIR तक पहुंचता ही नहीं है। जो दरोगा है अपनी पावर से उस मामले को वहीं पर दबा देता है। अब जैसे ही मामला दब जाता है तो फिर जो लड़की है, जब उस लड़की को लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो लगभग 1 हफ्ते बाद फिर वो लड़की वहाँ पर पहुँचती है और कमिश्नर साहब के पास। लेकिन इस बार लड़की कुछ बोलती नहीं है और जा करके चुपचाप कमिश्नर साहब के सामने खड़ी हो जाती है और फिर रोने लगती है। जब कमिश्नर साहब देखते हैं उस लड़की को तो पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे कोई मामले में सुनवाई नहीं हुई क्या। जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है तो वो और भी तेज़ से रोने लगती है और कहती है, साहब आखिर मैं एक लड़की हूँ, कब तक दर बदर ठोकरें खाऊंगी, मुझे धमकियाँ भी मिल रही हैं, आखिर बताइए मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। कमिश्नर साहब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर वो जो हरवंश मोहन जो थाना है उस थाने के SO को फ़ोन करते हैं और जब उससे पूछते हैं तो कहते हैं कि वो बात को दबा देता है, घुमा देता है और कहता है साहब छोड़िए ना इस बात को, मामला ज़्यादा फंस जाएगा। और जैसे ही कमिश्नर साहब सोचते हैं कि ये जब हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो इस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, इससे अंदाज़ा वो लगा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने एक गोपनीय तरीके से एक टीम बनाई जिसके हेड होती हैं जो SP होती हैं अर्चना सिंह, उनको बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि तुम इस मामले की गोपनीयता से जांच करो। और जैसे ही ये जांच होती है, जांच में ये पता चलता है कि जो अर्चना होती है वो बताती है कि ये जो दरोगा है सचिन, ये पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इसका बीवी से झगड़ा चल रहा है और केस फाइल है तलाक के लिए। और इसका अभी अलग एक महिला है, उस महिला से इसका अवैध संबंध है और वो भी इस महिला को धमकाई हुई थी। जो SP साहब, ये कमिश्नर साहब हैं, वो कहते हैं कि उस दरोगा के खिलाफ FIR लिखी जानी चाहिए और उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल उसको इसके खिलाफ पहले FIR डालो। जो SP साहिबा होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, और उस दरोगा के खिलाफ FIR लिखी जाती है। साथ ही साथ पेपर में भी इस बात का जिक्र हो जाता है कि उसके खिलाफ FIR हो गया है। जैसे ही FIR की बात वो सुनता है, जो दरोगा है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि फरार हो जाता है। और अभी भी वो यानी कि 22 मई 2024 को उसके खिलाफ FIR लिखी जाती है और जब मामला सुर्खियों में आता है, जो दरोगा है वो अंडरग्राउंड हो गया है, फरार हो गया है, अभी तक उसका पता नहीं है। फिलहाल अभी चुनाव के कारण, आचार संहिता के कारण दरोगा को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दरोगा है वो अभी भी फरार चल रहा है। सस्पेंड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो अलग अलग लोगों की जो ड्यूटी है वो अपने अपने जगहों पे तैनात है और उनको हटाना बड़ा ही थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन फिलहाल उस लड़की को न्याय तो अब मिलेगा। आखिर जो दरोगा है
वो बच करके कहा जाएगा। एसपी साहब जो कमिश्नर साहब हैं वो कहते हैं कि आप इस मामले की इस प्रकार से जांच करिए निष्पक्षता से, देखिए कहीं ऐसा नहीं है ना कि ये लड़की हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कमिश्नर साहब को ये अंदाजा तो बिल्कुल हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एफआईआर लिखने की बात कही थी, तो जिस प्रकार से दरोगा ने अपने बल का पावर दिखाया था, अपने अहदे का पावर दिखाया था और एफआईआर नहीं लिखने दिया था, इससे कमिश्नर साहब को अंदाजा तो हो ही गया था। वो कहते हैं कि आप इस मामले में देखिए कि क्या होता है, जो भी होगा हमें अपडेट दीजिएगा। लड़की अभी भी न्याय के इंतजार में बैठी हुई है, दरोगा फरार चल रहा है, तो आगे देखिए क्या होता है। जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। जाते जाते कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। कमलेश कुमार जी हैं, संजय कुमार जी हैं, संजीत कुमार जी हैं, बिहार गोपालगंज के रहने वाले हैं। मोहम्मद जमाल जी हैं, ये झारखंड के रहने वाले हैं। महेश यादव जी हैं, ये मंगेशरपुर के हैं। महेश यादव एक और है, वो मैनपुरी से हैं। अनिल कुमार जी हैं पुणे से। अजय जी हैं रोहतक से। भीरा कुमारी जी हैं उत्तर प्रदेश कानपुर से। विनय प्रताप यादव जी हैं, ये भी कानपुर के रहने वाले हैं। अभिमन्यु जी हैं, ये भी कानपुर देहात के रहने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जाते जाते आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्या बेटी को इंसाफ मिलेगा, क्या ऐसे दरिंदे बाहर समाज में घूमने चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।